So can you see my screen? Yes, sir, it is visible. Okay, so before going for the break, we have started with this question, right? How the I is equal to 130 will be stored in B and why the answer is 1 minus 126. So see here, the thing is like this. So consider this is a 0, don't consider it is 0. Okay, so in this way, all the positive numbers 1, 2 up to 127. And from this side, minus 1 to minus 128. Means if I'm just, sorry. Okay, if I mention here, sorry, minus 128. Okay, so in this way, what we will do, 0, 1, 2 up to 127, we will go, right? As shown in this, I is equal to 130, right? So I is equal to 1 positive 127 तक ये जाएगा ऐसे 0 to 127. तो अभी कितने बचे हैं 3 128 129 और 130, राइट? सो इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी, इज देयर एनीथिंग टू ड्रॉ? हाँ, इससे अगर हम ऐसा, लेट इट बी, हाँ, सो दिस इज द 127, बचे कितने 3 128 129 और 130. सो 127 से वो तो अपने आप आगे चला जाएगा, वो नंबर कुछ भी हो. सो यहाँ पे हो जाएगा 128, उसके आगे हो जाएगा 129, उसके आगे हो जाएगा 130. मीन्स इफ आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, ये हो जाएगा 127 128. अभी तो इस पे ऑनोटेशन नहीं आता है क्या? कुछ है क्या ऑप्शन? Sir, I'm not sure, sir. Is there something to write? Sir, there must be a text box somewhere. मुझे लगा यहाँ पे ये होगा. वो नहीं आ रहा. Okay, so what I'll do, so now we are in Notepad and we can do whatever we want. Okay, now it's a 127, so it's a 128, right? उसके बाद आ जाएगा 129, उसके बाद 130. लेकिन एक्चुअल नंबर ये हम लोग कैसे 0 टू ये सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं, राइट? In this way, so 0 to 127 128 190 129 और 130. लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है 0 to 127 और माइनस 127 माइनस 128 माइनस 127 और माइनस 126. सो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो
127 के बाद -127, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। सो 130 मीन्स क्या हो जाएगा, -126। ये समझा सबको? इसमें कुछ डाउट है? I will share a proper diagram. Don't worry with animation, to make you properly understand it. Okay, so that is all about the typecasting. See, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि आपके वॉच में मतलब 12 बजे के बाद वो फिर से 1 से रिपीट होता है। अभी आप समझो कि यू आर लुकिंग एट 24 आवर्स वॉच, राइट? किसी ने बोला कि आपके 15 टाइम कितना हुआ है, 15 बजे है। देन व्हाट यू विल डू, आप 12 के आगे क्या करोगे, 1 मीन्स 13, 2 मीन्स 14, 3 मीन्स 15, मतलब 3 बजे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, जब वो पॉजिटिव साइड 127 आया तो उसके वो आगे चला गया, तो उसने काउंट किया जैसे कि 13, 14, 15, उसने काउंट किया 28, 29, 128, 129, 130। लेकिन एक्चुअल में जहाँ पे वॉच में होता है 1, 2, 3, वहाँ पे था -127, -128, -127, -126। इसके लिए आंसर आ गया -126, राइट? ओके, सो ये अभी हो गया। तो ऑपरेटर्स तो बहुत सिंपल है सब, ठीक है। सो ऑपरेटर्स में आपको जो बेसिकली पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड एंड ये यूनरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, सॉरी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और ये यूनरी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपका नंबर ये है नेगेटिव है तो -3, -5 रिप्रेजेंट करने के लिए ये आप +5 और -5 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग ने ना उनका ये जो है ना जस्ट डायल पे नंबर गलत लगा। Harshal, can you please mute your audio? Okay, so a plus b, suppose a is equal to 5 and b is equal to 2, 3 ले लेते हैं। a is equal to 2, b is equal to 3, so a plus b, 2 plus 3 5, उसका सेकेंड -1, 2 3 6, 2 डिवाइड बाई 3, डिविजन और मॉड, जो कुछ भी आंसर आएगा इन दैट वे मीन्स यू यूज इन बिटवीन टू ऑपरेटर्स, सॉरी 2 ऑपरेंड्स, आप एक ऑपरेटर बीच में यूज सकते हो। मतलब a प्लस बी, तो प्लस कहाँ होगा, a और b के बीच में, राइट? तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, आइदर यू कैन पुट बिफोर दैट और आफ्टर दैट। और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और क्लियर होता नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत लोगों अभी तो ठीक से ध्यान दिया तो अभी क्लियर हो सकता है। So pre-increment, here the operators are preceded by the operands and the values increase before assigning. ये तो बात करने से तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने लिया है इंट i इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो अभी आपने i प्लस प्लस करके j में स्टोर कर दिया, तो क्वेश्चन आता है कि आपका आउटपुट क्या होगा। i इज इक्वल टू 5 और प्लस प्लस i j में स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 का वैल्यू i में गया, और अभी j में जब वैल्यू जा रहा है तो i का वैल्यू कितना है, 5, तो वो पहला प्लस प्लस होके 6 होगा और बाद में वो j में स्टोर होगा, ठीक है? तो जब i का वैल्यू प्लस प्लस होगा मतलब i पहला खुद से 6 होगा और जो 6 वैल्यू j में स्टोर होगा। इनिशियली जो हम लोग फर्स्ट बॉक्स देख रहे हैं उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं i इज इक्वल टू 5, यहाँ पे सॉरी i इज इक्वल टू 5, सो i का वैल्यू 5 है, तो प्लस प्लस i, सो प्लस प्लस i मतलब i का वैल्यू पहले प्लस प्लस करो, तो i का वैल्यू हो गया 6 और बाद में वो j में सेव करो। तो अभी i का वैल्यू 6 हो गया और वो 6 j में स्टोर किया, मतलब j का वैल्यू भी 6 हो गया।
तो अभी आउटपुट में देखा i इज इक्वल टू 6 और j इज इक्वल टू 6, राइट। तो वैसे ही पोस्ट में अभी देखते हैं उसके बाजू वाला, i इज इक्वल टू 5 और int j इज इक्वल टू i प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, i का वैल्यू जो 5 है, तो पहले i का वैल्यू j को असाइन करो। तो i का वैल्यू 5 है, वो पहले j को असाइन करो, बाद में क्या करना है, तो बाद में प्लस प्लस है तो बाद में i का वैल्यू बढ़ाओ। तो बाद में i का वैल्यू बढ़ा है तो i का वैल्यू क्या हो गया, 6। तो अभी रिजल्ट में देखोगे तो i का वैल्यू तो बढ़ाया है तो वो 6 हो गया, लेकिन j का वैल्यू तो बढ़ाने से पहले ही j को असाइन किया था, i का वैल्यू j को असाइन किया था, इसीलिए j तो 5 ही रह गया। ठीक है, सो इन दैट वे यू नीड टू आइडेंटिफाई। डिक्रीमेंट बेस सेम है, आप अभी सेम एग्जांपल लेके खुद के दिमाग से वो कैलकुलेशन करके देखो। इंट i इज इक्वल टू 5 है और यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस आई, मतलब i का वैल्यू 5 है, तो अभी मैं वो माइनस करूंगा पहले। तो पहले माइनस करूंगा मतलब i का वैल्यू 5 से 4 होगा, तो i का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो अभी वही वैल्यू मुझे j को असाइन करना है, तो j भी कितना हो गया, 4। नेक्स्ट i इज इक्वल टू 5 है, तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि इंट j इज इक्वल टू i प्लस प्लस, मतलब अभी मुझे यहाँ पे i का वैल्यू पहले j को असाइन करना है, मतलब j रह गया 5। अभी क्या बोला है, i प्लस प्लस, सॉरी i माइनस माइनस, मतलब i का वैल्यू 5 है जो माइनस माइनस करके 4 हो गया, तो मतलब i का वैल्यू हो गया 4, j बच गया 5। सो अभी ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, जिसका किसी का भी नहीं हुआ है वो पीपीटी से हो सकता है। और यहाँ पे प्लस इक्वल टू दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं है कि नहीं, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, और ये जब भी कभी यूज होगा, आपने सी किया है, पैटर्न्स किया है, तो आपको ये तो पता ही होगा सब कुछ। नहीं पता है तो जैसे ही एग्जाम्पल कुछ इसके रिगार्डिंग आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, और आते ही रहते हैं वो तो। ओके, तो यहाँ पे लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल एक्सऑर है, लॉजिकल नॉट है, और ये फिर से डबल एंड और डबल और है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये सिंगल एंड और ये डबल एंड का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक्चुअली जावा कंप्लीट रेफरेंस से लिया है, लेकिन इससे भी इजी एग्जांपल आपको मिल जाएगा। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ। ठीक है, सो बुलियन हेल्प्ड मॉम, तो बुलियन कौन सा वैल्यू स्टोर करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हेल्प मॉम एक तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी मेथड है, और हेल्प डैड, सो यहाँ पे कुछ तो हेल्प डैड और हेल्प मॉम नाम का कुछ तो मेथड है या फंक्शन है, ये कुछ तो वैल्यू लेके आने वाले हैं आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हम्म, यहाँ पे हम्म, तो हम्म, तो अभी आप खुद से सोचो कि आपने मॉम का हेल्प किया है कि मॉम का डैड का हेल्प किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेल्प मॉम जो एक्चुअली जो मेथड है वो आप जो वैल्यू दोगे वो यहाँ पे पुट कर रहा है, हेल्प मॉम और हेल्प डैड वाला मेथड जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में आपको दिख रहा है। तो अगर आपने मॉम को हेल्प किया तो हेल्प मॉम बन गया ट्रू, और डैड को हेल्प नहीं किया तो हेल्प डैड बन गया फॉल्स। तो अभी हेल्प मॉम में है ट्रू वैल्यू और हेल्प डैड में है फॉल्स वैल्यू। तो इफ हेल्प मॉम और हेल्प डैड दोनों डबल और है ये, तो फर्स्ट अगर ट्रू है, ठीक है, तो सेकंड फॉल्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट वे टू explain it properly. I'll just take an example. Don't say. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे है int a is equal to I just increase the size. हाँ, int a is equal to 10,
in B is equal to 20. If A और एक लेते हैं int C is equal to 30. See, this is not Java language. This is just a इसको क्या बोलते हैं pseudo code or something like that. लिखे यहाँ पे is greater लिख सकते हैं लेकिन और greater than okay something like this. Okay, तो यहाँ पे अभी a is equal to 10 है, b is equal to 20 है, c is equal to 30 है. तो अभी आप ये सोचो कि एंड और के रूल्स क्या हैं. तो अभी समझो मतलब वो अब याद करो कि ट्रू 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 और ट्रू होता है ट्रू, ट्रू और फॉल्स होता है ट्रू, फॉल्स और ट्रू होता है ट्रू, और फॉल्स होता है फॉल्स. और एंड में क्या होता है ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है. ये आपको सबको तो पता है. मतलब आपने उसमें एनालाइज किया होगा कि ट्रू में सॉरी और में और टेबल में एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू होता है, और एंड टेबल में एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स होता है. तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल यूज किया है कि जब यहाँ पे मैं जब सिंगल एंड लिखता हूँ तो क्या होता है ए इज ग्रेटर देन बी है क्या. तो ए का वैल्यू तो 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो ए से तो बी ग्रेटर है नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स, राइट. तो अभी ये सिंगल एंड होने की वजह से वो सेकंड भी चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन सी है क्या. तो ए का वैल्यू तो 10 है और सी का वैल्यू तो 30 है, ये भी नहीं है, तो सेकंड का आंसर भी आ गया फॉल्स. तो फर्स्ट फॉल्स और सेकंड फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स क्या हो गए फॉल्स, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा. ठीक है, तो इसका रिजल्ट होगा कि फॉल्स फाइनल रिजल्ट. तो अभी एक सेकंड सिनारियो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे सिंगल एंड की जगह डबल एंड है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो एक फॉल्स हो गया, तो अभी ए इज ग्रेटर देन आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो. बाद में जब वो ए ग्रेटर देन बी के साथ कंपेयर करेगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है फाइनली फॉल्स. मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स. तो अभी इस केस में इसका रिजल्ट ट्रू हो या फॉल्स हो, ये जब इसके साथ एंड होगा तो रिजल्ट तो फॉल्स ही आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाला वैल्यू फॉल्स है, तो सेकंड वाला चेक क्यों करने का, राइट. तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट एंड. मीन्स अगर पहला वैल्यू ही फॉल्स है तो सेकंड चेक करने को जाने का ही नहीं, राइट. सो सीधा रिजल्ट फॉल्स लिख देने का, तो इससे टाइम भी बचता है और प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है. ठीक है. और हाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि यहाँ पे ट्रू हो गया तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ट्रू है तो नो ऑप्शन। अभी आप ये ट्रू है या फॉल्स है इसके ऊपर उसका रिजल्ट बेस्ड करेगा, इसीलिए उस केस में ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ही ठीक है नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे है ए लेस देन बी, ये ट्रू है क्या? ए लेस देन बी ट्रू है क्या? ए 10 है बी 20 है, हाँ ये तो ट्रू है, तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ। अब ये और के बारे में सोचो, और का टेबल क्या कहता है कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है, राइट? दोनों में से एक भी ट्रू है, तो अभी ये फर्स्ट ही ट्रू है तो सेकंड में चेक करने क्यों जाऊं, रिजल्ट तो ट्रू होने वाला है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट और। तो अभी आप अगर सोचो कि यहाँ पे अगर फॉल्स आया होता तो फिर नेक्स्ट ट्रू है या नहीं उसके ऊपर रिजल्ट बेस होता, तब उस केस में वो चेक करना जरूरी हो जाता, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड और शॉर्ट सर्किट एंड। ठीक है, नहीं तो इन दोनों का यहाँ पे कुछ मीनिंग ही नहीं रहता फर्स्ट और सेकंड का, राइट? तो आपको समझा होगा कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर देखते हैं। बिट वाइज मतलब बिट बाय बिट जो कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो एंड का सिंबल सेम है और ये क्या उसको बोलते हैं और का सिंबल भी तो सेम है, एक्स और का भी सिंबल सेम है, तो आप ये कैसे बोलेंगे कि ये बिट वाइज ही है, ये लॉजिकल नहीं है? वैलिड क्वेश्चन, राइट? सो इसमें कुछ डिफरेंशिएट आप तभी कर सकते हो कि यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल में अभी आप देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये सिंगल ए कंसिडर करो। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था, आइदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो सपोज इफ आई एम गिविंग समथिंग लाइक दिस, C is equal to A and B। ठीक है, तो अभी इस केस में आप बोल सकते हो कि ये एंड है, ये बिट वाइज है, क्योंकि ए का वैल्यू है 10। 10 मतलब 1010। ये 20 नहीं लेते, ये बी का वैल्यू कुछ तो स्मॉल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो 2 मतलब 0010, राइट? तो अभी इस केस में अगर वो वैल्यू इंटीजर है तो वो ऐसा सीधा सीधा उसको ट्रू और फॉल्स में नहीं बोल सकता, वो उसका कैलकुलेशन करके आंसर देगा बिट बाय बिट। तो अभी इन दोनों का आंसर क्या होगा, अभी यहाँ पे आंसर क्या होगा, 10। क्या है ये, एंड है तो मतलब एक भी जीरो है तो जीरो, एक भी जीरो है तो जीरो, दोनों वन है तो वन, दोनों जीरो है तो जीरो। और अभी ये आंसर क्या आ गया, ये हो गया आंसर 2, राइट? तो सी में क्या वैल्यू हो स्टोर हो जाएगा अभी 2। तो जब भी हम लोग उसके ऑपरेंड लॉजिकल होते हैं, यानी कि ऑपरेंड अगर बुलियन है तो सेम एंड को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल, और उसके ऑपरेंड अगर इंटीजर है तो उसको हम सेम, इसको हम लोग बोलते हैं एंड को बोलते हैं बिटवाइज। आई होप दिस क्लियर। ओके, अभी यहाँ पे होता है शिफ्ट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो इसमें आपको ये एग्जांपल आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बाइट आई इज, सॉरी लेट मी जूम इट, बाइट आई इज इक्वल टू 3। तो 3 मतलब क्या होता है, लास्ट में 2 1 1 है। आप वो फर्स्ट वाला देखो, उसमें क्या लिखा है बाद में, बाइट जे इज इक्वल टू आई लेफ्ट शिफ्ट 1, मतलब 1 पोजीशन में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो आप वहां पे देखो कि लेफ्ट में शिफ्ट होने लगा। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि लेफ्ट शिफ्ट हुआ मतलब वो क्या सर्कल में है कि लास्ट वाला अभी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, तो नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे जीरो ऐड हो जाते हैं। ठीक है,
वो शिफ्ट हो जाता है और 0 ऐड हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे i लेस देन सॉरी लेफ्ट शिफ्ट अगर 8 दिया होता तो मेरा रिजल्ट ये सब वहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो जाते, 0 एडेड हो जाते और आंसर वहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है, राइट शिफ्ट सेम वे आप देखो कि लास्ट वाला LSB निकल जा रहा है और MSB में 0 ऐड होते जा रहे हैं और बाकी सब एक एक पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है और जो कुछ भी बिट्स बचे हैं उसका जो कुछ भी डिजिटल वैल्यू रहेगा वो वहाँ पे आपको एज इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट वहाँ पे आप देख सकते हो। सो दैट इज अ हाँ बिट वाइज। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर का कंसेप्ट है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे मैंने उसका टर्नरी ऑपरेटर और उसका एक्चुअल जो मीनिंग है उसका एक्सपांशन क्या है वो दोनों दिया है। a is equal to 5, b is equal to 10. So a is greater than b है तो a कोलन b, मतलब ये ग्रेटर है कि नहीं वो हम लोग सीधा ब्रैकेट दे रहे हैं और उसमें क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब अगर ये है तो ट्रू है तो फर्स्ट वाला, नहीं है तो सेकंड वाला। तो मतलब ट्रू है तो a, नहीं है तो b। तो हम लोग इसको एक्सपांड करके नेक्स्ट ब्लॉक में देख सकते हैं। इफ a is greater than b, x is equal to a, if else x is equal to b, राइट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 is greater than 10 है क्या, तो नहीं है, तो b का वैल्यू x में जाएगा। तो b का वैल्यू 10 है तो वो x में जाएगा 10 और रिजल्ट आपको 10 आ जाएगा। सो दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर। और जावा में एक और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, दिस इज द वे यू क्रिएट ऑब्जेक्ट। और एस डॉट सिड SID और एस डॉट रिजल्ट, तो वो डॉट है। एस डॉट मतलब ये एस प्लस नहीं है, एस माइनस नहीं है, इनटू वगैरह कुछ नहीं है, डॉट है। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छा वो सेकेंड वाला में एक्सप्लेन करने लग गया, उसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। और फर्स्ट वाले में इंस्टेंस ऑफ एक स्टेटमेंट है और उससे हम लोग पता लगा वो एक ऑपरेटर भी है, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये एस है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, तो एस ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, यस, क्योंकि स्टूडेंट एस न्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो ये दोनों है फर्स्ट वाला इंस्टेंस ऑफ, सेकेंड है डॉट ऑपरेटर। ठीक है, और असाइनमेंट, यहाँ पे आपको जो कुछ भी असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके सब कुछ वेरिएशंस आप देख सकते हो। a इज इक्वल टू a प्लस 1, a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। सो a 10 है प्लस 1 11, या उसको आप शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू 1, दोनों का आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, मतलब a प्लस इज इक्वल टू का जो मीनिंग है वही आपको सिंपल में आपको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में। वो इनटू भी वैसे ही है, मॉड भी वैसे ही है, और यहाँ पे भी लास्ट वाला जो है a इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस 1, वो भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है। ओके, एंड वैल्यू इज ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, मतलब आप a इज इक्वल टू 10 ही लिखना पड़ेगा। 10 इज इक्वल टू a लिखने से वैल्यू राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगा, सॉरी लेफ्ट से राइट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रायोरिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो हम लोग ने अर्थमेटिक Sir, sorry to interrupt you. One student was asking, would it be possible to repeat the right shift and left shift part? that I will tell you tomorrow. Okay, sir. Sure, sir. Okay, so currently we have seen the arithmetic operators. उसमें हम लोग ने प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट और मॉड एंड डबल प्लस एंड डबल माइनस, दैट इज प्लस प्लस माइनस माइनस एंड यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस देखा। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट एक्स और देन उसके बाद शॉर्ट हैंड एंड शॉर्ट हैंड और देखा। उसके बाद बिट वाइज देखा, मीन्स इंस्टेड ऑफ द बुलियन ऑपरेटर के जगह अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू दे दे तो क्या होगा। एंड कंडीशनल ऑपरेटर भी हम लोग ने देखा, दैट इज द टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन वाला।
स्पेशल ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर में अभी डॉट और इंस्टेंस ऑफ देखा। असाइनमेंट ऑपरेटर वो इज इक्वल टू और प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ऑल दोस थिंग देखा। और प्रायोरिटी वो कौन सा वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में। और आपने जो अभी जो क्वेश्चन पूछा उसके अलावा भी एक और आता है इसके अलावा, कि उसके पास 2 के जगह 3 ये होते हैं, मतलब ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, राइट। तो उसमें भी क्या होगा वो दोनों मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव इन दिस वे, हाँ, इफ दिस इज आई एम नॉट ओके, विल जस्ट फिनिश इट ऑफ, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट होने वाला है तो वो देन नहीं करेंगे। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में देखो, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में 3 चीजें होते हैं। ब्रांचिंग मीन्स व्हाट, कोड कभी भी कोई भी कोड सिक्वेंशियली जाता है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन के बाद उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, but there is a certain situation in which we want to skip some code based on the condition, ठीक है। so we can like if else लिखा तो हम लोग ने कुछ skip किया, ठीक है। या फिर we want certain statement to be repeated, right, हम लोग को वो बार बार एग्जीक्यूट करना है, that means a loop, राइट। सो वो आइट्रेशन में आते हैं। सो हम लोग सिक्वेंशियली नहीं जा रहे, एक तो हम लोग कुछ तो स्किप करके जा रहे हैं, या तो हम लोग वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो सो दीज आर द सिलेक्शन एंड द आइट्रेशन। जंप मीन्स हम लोग सीधा स्किप करके नेक्स्ट में भी नहीं जा रहे और वही स्टेटमेंट रिपीट नहीं कर रहे, हम लोग बता रहे हैं कि हमें यहाँ से कौन से स्टेटमेंट पे जंप करना है। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी गोइंग टू सी। See, everything is available. Okay, okay. I hope it will open. Huh. So it won't take longer. So statement यहाँ पे कौन कौन से है कि normal if statement लिखा, मतलब age is equal to 18. If age is equal to 19, then I can say eligible for voting. तो उसमें else की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मुझे सिर्फ वो एलिजिबल है नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं उतना बताया, एलिजिबल फॉर वोटिंग, दैट्स इट। वो नॉट एलिजिबल है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इफ ही यूज करूंगा, नॉर्मल इफ विदाउट एल्स। अगर मुझे कुछ ऐसा देना है कि एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग दोनों स्टेटमेंट आना चाहिए, तो उस केस में इफ एल्स में यूज करूंगा। आई थिंक यू आर एबल टू व्यू दिस प्रॉपर्ली, राइट? आई डोंट नीड टू जूम इट, नीड इट वी कैन जूम इट। उसमें पूरा एक्सप्रेशन भी लिखा है मैंने आगे, कि आपको उसमें हर एक का कौन कौन से टाइप में लिखा जाता है और उसका मीनिंग क्या है, उसका सिंटैक्स कैसे है और उसका एक्सप्लेनेशन। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, सपोज एज इज इक्वल टू 22 लिखा है, तो फर्स्ट इफ केस है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो ट्रू है। तो उसके अंदर दूसरा एक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 21, तो पहला उसने चेक किया 18 है कि नहीं, उसके अंदर उसने चेक किया 18 तो है लेकिन 21 है कि नहीं, तो इफ के अंदर इफ। और सेकेंड इफ के अंदर लिखा ग्रेटर एज ग्रेटर देन 21, उसके अंदर लिखा एलिजिबल फॉर मैरिज, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ। और एक दूसरा होता है इफ एल्स, इसको इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। if marks is greater than 80 distinction, else if marks is greater than 60 first class, else if marks is greater than 50 second class, or if marks is greater than 40 pass class, else fail, right? So in this case हम लोग वो ladder use करते हैं। तो switch case मतलब if else ही था, तो हम लोग ऐसे सोचने लगे कि हम लोग सिर्फ इफ एल्स करते क्यों जाए। अगर मेरा स्टेटमेंट लास्ट में है, ठीक है, इफ आई एम फेल, देन आपने जितने भी इफ एल्स है उसके साथ वो कंपेयर करेगा और लास्ट में वो देखेगा कि कुछ नहीं है तो ये है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर करता है। डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर करता है मतलब एक बार वो चेक करेगा कि कौन से
स्टेटमेंट के पास मुझे जाना है, कौन से केस के पास मुझे जाना है, केस 1, केस 2, केस 3 या केस n। मतलब अगर मुझे फैन चालू करना है तो आप फैन का स्विच दबाओगे, फैन चालू होगा। वो ऐसे नहीं देखेगा कि फर्स्ट तो ट्यूब है कि ये बटन उसने प्रेस किया है वो ट्यूब का है कि नहीं, वो पहला चेक करते हैं। बाद में और कुछ टीवी का है कि नहीं वो चेक करते हैं। अभी कुछ नहीं है तो फैन का ही बोला होगा, ऐसे नहीं। स्विच मतलब स्विच, उसमें फैन का बटन दबाया तो फैन डायरेक्टली चालू होगा, इट वोंट कंपेयर विथ एनीथिंग एल्स। सो दैट इज द स्विच केस। तो यहाँ पे स्विच का आप एग्जांपल देख सकते हो कि अगर आप वो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो मैं स्विच केस में डालूंगा इफ मैं स्विच इफ जो कुछ भी चॉइस है कैरेक्टर है, इफ द कैरेक्टर ए इज इक्वल टू ए और कैरेक्टर ए इक्वल टू बी, सॉरी आई, ए ई आई ओ यू, अगर इसमें से कोई है तो केस में जाओ कि वोवल है नहीं तो कॉन्सोनेंट है, इन दैट वे। ठीक है, उसमें बेस्ट एग्जांपल तो वो मार्क्स का ही है। तो वो मैं आपको असाइनमेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सिंगल स्टेटमेंट डू नॉट रिक्वायर आपके करली ब्रेसेस नॉट रिक्वायर्ड एंड द ब्लॉक स्टेटमेंट रिक्वायर्स करली ब्रेसेस। ठीक है, पाइथन में जैसा इंडेंटेशन होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको बताना, अगर मैंने कुछ इफ स्टेटमेंट लिखा है तो आप उसमें बताते हैं कि ये इफ में आप कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कंसीडर करो। अगर आपको सिर्फ बताना है कि इफ के इमीडिएट बाद वाला स्टेटमेंट ही इफ के अंदर है तो आपको इफ के नीचे वाले स्टेटमेंट को ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट है, मतलब आपने लिखा है कि इफ इज ग्रेटर देन सॉरी एज इज ग्रेटर देन 18, उसके अंदर लिखा है एलिजिबल प्रिंट एलिजिबल फॉर मैरिज, देन यू डोंट नीड अ स्टेट एनी ब्रैकेट। लेकिन आपने लिखा है एज इज ग्रेटर देन 18 और उसके अंदर आपने लिखा है प्रिंट एज इज ग्रेटर देन सॉरी एज इज सॉरी एलिजिबल फॉर voting, and then it's you need to now take this document to the go for before voting, और बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ स्टेटमेंट रहेंगे। ठीक है, तो वैसे अगर आपको वो इफ के अंदर ही बताना है तो आप वो ब्रैकेट डाल सकते हो, डबल ये सॉरी करली ब्रेसेस डाल सकते हो। सो दैट इज फॉर द सिलेक्शन। और उसके बाद आता है आइट्रेशन। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस थिंग, सॉरी, मैं वो पढ़ाने लग गया। बस इसमें अभी दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइम हो गया है तो, क्योंकि आपको इफ एल्स तो बहुत अच्छे से आता है, वाइल लूप आता है, डू वाइल, फॉर, नेस्टेड फॉर आता है, फॉर ईच। तो फॉर ईच ऐसे नहीं समझेगा इसको, एग्जाम्पल लगेगा समझने के लिए, वो मैंने इसके नीचे नहीं डाला है, दूसरा इसमें डाला है शायद। ओके, तो फॉर लूप के बारे में और लूप्स के बारे में तो ऐसा कुछ एडिशनल लूप तो है नहीं कि जिसके बारे में बात किया जा सके। हाँ, ये आपको जंप स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो ये आप एग्जांपल देखोगे तो जंप स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो जंप के अंदर आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक विथ लेबल, कंटिन्यू विथ लेबल। तो यहाँ पे देखो क्लास है जावा, जावा ब्रेक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, उसके अंदर एक फॉर लूप है। फॉर लूप आपको सी में जो फॉर लूप है उससे कुछ डिफरेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक। सो ब्रेक मतलब क्या होता है कि आई इज इक्वल टू 0 से शुरू हो जाएगा, तो 0 से शुरू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू, मतलब 0 प्रिंट किया, फिर से जाएगा आई प्लस प्लस होके आई इज इक्वल टू 1। तो इफ आई इज इक्वल टू 3 नहीं, आई तो 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट करेगा 1। आप ये उसका आंसर में भी देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। ठीक है, फिर वो हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, तो वो प्रिंट करेगा आई। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये
ब्रेक है ना, ये इफ के अंदर है, बात का स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट उसके अंदर है, इसीलिए हम लोग ने इसको ब्रैकेट नहीं दिए हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, आई 2 तक तो हो गया, फिर आई इज इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ पे लिखा है इफ आई इज इक्वल टू 3 हो गया है तो ब्रेक। तो ब्रेक मतलब क्या होता है, जिसने बोला ब्रेक उसको करो ब्रेक। मतलब ये ब्रेक किस लूप के अंदर हुआ है, फॉर लूप, तो ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाला फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो जाएगा। तो ये फॉर लूप के बाद वाला स्टेटमेंट क्या है, एंड ऑफ द लूप, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑफ द लूप। तो ना ही 3 यहाँ पे प्रिंट होगा, ना ही वो लूप 4 5 तक आगे चलेगा। उसी केस में ब्रेक के जगह हम लोग ने अगर कंटिन्यू लिखा तो क्या प्रोग्राम में फर्क आ जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या डिफरेंस होगा। Okay, so here you can see the class Java continue public static void main string edges for I is equal to 0, I less than 5 true. So if I is equal to 3 false, then it won't print a continue statement, उसमें नहीं जाएगा, next line में जाएगा, print करेगा 0, I 0 है तब तक, फिर I 1 हो जाएगा, I 2 हो जाएगा। अभी हो गया I 2 प्रिंट किया, तो अभी I यहाँ पे जाएगा I 3 होगा, और फिर वो कंपेयर करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो नीचे जाएगा 3 इक्वल टू 3 ट्रू, तो कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या हो रहा है कि यहीं से ऊपर चले जाओ, फॉर लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन में, मतलब समझो कि आप लोग सीधा कंटिन्यू बोले तो यहाँ पे आ गए, ये क्लोज लूप के यहाँ पे आ जाएगी यहाँ। तो वो देखेगा, अच्छा कंटिन्यू मतलब वो बोल रहे हैं कि इसके नीचे फॉर लूप के अंदर जो कुछ भी है वो स्किप करो और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चले जाओ। तो आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4 लेस देन 5, यस ट्रू। तो आई इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं, आई तो 4 है, तो कंटिन्यू नहीं जाएगा, सिस्टम डॉट प्रिंट आई, तो आई का वैल्यू है 4, वो प्रिंट करेगा। तो अब यहाँ पे आप रिजल्ट में देखो, ये 3 में कंटिन्यू बोला था, इसलिए वो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नहीं आ गया, वो स्किप हो गया, और सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन वाला 4 स्टेटमेंट आ जाएगा। तो 4 हो गया, 5 हो गया, तो उसके बाद 5 के बाद आई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 6 तो लेस भी नहीं है 5 से और इक्वल भी नहीं है, वो तो ग्रेटर है। तो ये फॉर लूप का कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है एंड ऑफ द लूप, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। अभी उसके नेक्स्ट वाला लेबल ब्रेक, तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि 2 फॉर लूप लिखे हैं, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ ब्रेक लिखा होता तो ये वाला इनर फॉर लूप है, ये वाला ब्रेक हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेक आउटर, मतलब मैंने लेबल लिखा है यहाँ पे, आउटर वाला फॉर लूप है, आउटर कोलन और फॉर लूप लिखा है। तो ब्रेक आउटर मतलब यहाँ पे जो आउटर है वो जाके ब्रेक करो, तो ये आउटर फॉर लूप ब्रेक करेगा और उसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। और कंटिन्यू वाले में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू आउटर मतलब वो आउटर वाले फॉर लूप का इंक्रीमेंट करेगा और उसका कंडीशन चेक करने जाएगा, इनर वाला पूरा रिमेनिंग लूप वो स्किप करेगा। सो दिस इज द जंप स्टेटमेंट एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके।